सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से बैच नीट अल्टीमेट क्रैश कोर्स के अंदर, जहां पर आज हम टेक्निकली ये प्रूव करेंगे कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटीरियल है एंड प्रोटीन हमारा जेनेटिक मटीरियल नहीं है। बहुत साल पहले से ही ये जंग छिड़ी हुई आ रही थी कि असली जेनेटिक मटीरियल आखिर है कौन। जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में, हमारे सेल में जो ज्यादातर काम होते हैं, उनके पीछे जो वर्क हॉर्स है, जो काम करता हुआ दिखाई देता है, दैट इज प्रोटीन। और वाटर के बाद हमारे सेल में सबसे ज्यादा अबंडेंट जो बायोमोलिक्यूल है, दैट इज ऑल्सो प्रोटीन। तो साइंटिस्ट के दिमाग में एक कंक्लूजन पहले से था कि प्रोटीन ही सब कुछ कर रहा है, तो यही हमारा जेनेटिक मटेरियल होगा, यही डिसाइड करेगा कि हम अपने जीवन में क्या करने वाले हैं। बट दिस फैक्ट इज नॉट एब्सोल्युटली राइट। जैसे जैसे हम लोग थोड़ा साइंस में और एडवांसमेंट्स की तरफ जाते गए, हमें समझ में आने लगा कि ये खेल प्रोटीन का नहीं, प्रोटीन तो सिर्फ एक प्यादा है जो कि चल रहा है किसी के कहने पर। राजा कोई और है और वो राजा कौन निकला? डीएनए निकला। तो यहां पर काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स की बदौलत आपको प्रूव करना होता है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, और साइंस में आपको यह भी डिसअप्रूव करना होता है कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, तभी आपका एक्सपेरिमेंट वैलिड माना जाएगा। तो काफी सारे साइंटिस्ट ने इस फील्ड में अपना हाथ जमाया और ये प्रूव करने की कोशिश करी कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो आज हमारा काम है उन सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ना और उसके बाद डीएनए और आरएनए, जो कि दो पोटेंट जेनेटिक मटेरियल्स हैं, इनका कंपैरिजन करना और यह पता लगाना कि भैया डीएनए क्यों मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में एक जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम करता है और आरएनए क्यों सिर्फ कुछ चुनिंदा वायरसेस में ही जेनेटिक मटेरियल बन के रह गया, क्यों ये दुनिया के ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल नहीं बन सकता, क्या ड्रॉबैक्स है, इसके बारे में भी हम चर्चा कर रहे होंगे। तो बहुत मजेदार टॉपिक है, सब कंटेंट यहीं पर याद हो जाएगा। आराम से इत्मीनान से बैठिए और इस टॉपिक को सुनिए। सो लेट्स बिगिन दिस लेक्चर। सबसे पहले अपना एफर्ट जिन्होंने मारा इन फाइंडिंग आउट द जेनेटिक मटेरियल, वो थे फ्रेडरिक ग्रिफिथ साहब। और ग्रिफिथ साहब ने 1928 में ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट किया। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में कैसे डीएनए भेज सकता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन। तो इन्होंने उस ट्रांसफॉर्मेशन को बाकायदा होते हुए देखा। इनको अपने एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स इस तरीके से मिले जिससे इन्हें पता लगा कि ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। दैट्स व्हाई इनके एक्सपेरिमेंट को कहा गया ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले जो लड़ाई छिड़ रही थी मेरे दोस्त, वो किन किन के बीच में छिड़ रही थी? सबसे पहले जो लड़ाई छिड़ रही थी वो किन किन के बीच में छिड़ रही थी? डीएनए वर्सेस प्रोटीन, ये लड़ाई थी। अधिकतर साइंटिस्ट को लगता था कि ये जेनेटिक मटेरियल है और कुछ साइंटिस्ट को लगता था ये जेनेटिक मटेरियल है। तो इन दोनों के बीच की गुत्थी सुलझाना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया था। अब आपने लास्ट चैप्टर में देखा कि भैया एक सेल है, उस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है और उस क्रोमोसोम के अंदर कुछ डेटा है जो अगली जनरेशन तक इंफॉर्मेशन लेके जाता है। इसको हम क्या कह रहे थे? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बाय सट्टन एंड बोवरी। हमने कहा कि हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर कैरेक्टर्स कैसे आए हैं? क्रोमोसोम्स की हेल्प से आए हैं। हमारी मदर के डिप्लॉयड सेल में 46 क्रोमोसोम्स थे, फादर के डिप्लॉयड सेल में 46 क्रोमोसोम्स थे। जब गैमीट बने तो गैमीट में 23 क्रोमोसोम मदर के आ गए, 23 क्रोमोसोम फादर के आ गए और फ्यूज होके दोबारा से इन्होंने 46 क्रोमोसोम्स बना लिए। यानी मेरे अंदर जो पहला सेल बना था, दैट इज माय जाइगोट, उसमें जो 46 क्रोमोसोम्स थे उनमें से 23 कंट्रीब्यूट किए थे फादर साहब ने और 23 कंट्रीब्यूट किए थे मदर ने। यानी वो क्रोमोसोम ही है जिनके अंदर कुछ माल भरा हुआ है, जिसकी वजह से मेरे अंदर कैरेक्टर्स आ पा रहे हैं। और ये माल तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये जो क्रोमोसोम्स है मेरे भाई, ये किसकी पैकेजिंग से बने हैं? क्रोमेटिन की पैकेजिंग से बने हैं। याद है जब डीएनए आपका खुला खुला पड़ा रहता है तो उसको क्रोमेटिन बोलते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ डीएनए नहीं होता, कुछ हिस्टोन प्रोटीन्स भी होते हैं, कुछ नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स भी होते हैं, थोड़ा बहुत आरएनए भी होता है, डीएनए भी होता है।
यानी क्रोमेटिन का मतलब सिर्फ डीएनए नहीं है, 4 कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर, हिस्टोन प्रोटीन्स, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स यानी एनएचसी प्रोटीन्स, देन आपका डीएनए और थोड़ा बहुत आरएनए। अब इनमें लड़ाई शुरू हो गई ना भाई, इनमें से मेन जेनेटिक मटेरियल कौन है? डीएनए है क्या, आरएनए है क्या, या फिर आपका प्रोटीन है क्या? ये 3 सवाल हमारे दिमाग में घूमने लगे। तो इसीलिए हमें अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट्स करने की जरूरत महसूस हुई, जिससे प्रूव हो जाए कि भैया जेनेटिक मटेरियल आखिर है कौन, राइट? तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, आज दूसरा पेन लिया है भैया, बताइएगा कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में, है ना? काफी दिन थे यार पेन चेंज नहीं किया था, मुझे लगा कुछ और भी एक्सप्लोर करना चाहिए। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस हैज consolidated our thinking towards क्रोमोसोम, कि भैया सेल में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उन सारी चीजों को एलिमिनेट करके हम लोग क्रोमोसोम्स तक तो पहुंच ही चुके थे। इतना तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ने हमारे लिए किया, लेकिन अब इस क्रोमोसोम के अंदर भी तो कई चीजें पाई जा रही होंगी। ये जो क्रोमोसोम है यहां पर भी तो क्या है, आपका न्यूक्लिक एसिड है। क्रोमोसोम में भी तो भैया न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए आरएनए, और इसमें भी तो प्रोटीन है, आपके हिस्टोन और नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। तो आपको ये कैसे पता लगेगा अब कि इनमें से जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, क्या न्यूक्लिक एसिड है, क्या प्रोटीन है? तो इनके बीच में तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस लगाना पड़ेगा। इनके बीच में तो आपको प्रूफ खेलना होगा, तब जाकर के आप पता लगा पाओगे कि इन दोनों में से रेस को जीता कौन। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं 1928 में किया गया ग्रिफिथ साहब का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। क्या हुआ यहां पर दोस्त? ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट में जो हमारे ग्रिफिथ साहब हैं, इन ग्रिफिथ साहब ने क्या किया, एक आपका बैक्टीरिया ले लिया, करेक्ट, एक आपका बैक्टीरिया ले लिया, और इस बैक्टीरिया के 2 अलग अलग स्ट्रेन्स होते हैं, यानी इस बैक्टीरिया के 2 अलग अलग टाइप्स होते हैं, करेक्ट है? इस बैक्टीरिया के 2 अलग अलग टाइप्स होते हैं। पहला जो टाइप आपको देखने को मिला मेरे दोस्त, ये है आपका स्मूथ टाइप, ये है आपका स्मूथ टाइप। यहीं पर बनाकर देख लेते हैं दोस्त, ये है आपका स्मूथ टाइप कि इसके ऊपर एक स्मूथ कोट था। तो ये है आपका स्मूथ टाइप या एस टाइप स्ट्रेप्टोकोकस। भाई स्ट्रेप्टोकोकस अगर चेन में पाया जा रहा है तो कई किताबों में डिप्लोकोकस लिखा रहता है, अगर सिर्फ 2 ही कोकस अवेलेबल हैं तो। सिंपल है भाई, देखिए अगर एक आपका गोला है, यहां पर एक कोकस है, तो इट इज कॉल्ड एज मोनोकोकस, इसको मोनोकोकस बोल दोगे। 2 हैं अगर आपके गोले, तो इसको क्या बोल दोगे, डिप्लोकोकस या डायकोकस बोल दोगे। 3 है तो ट्रिप्लोकोकस बोल दोगे। 4 हैं टेट्राकोकस, 5 हैं पेंटाकोकस, और पूरी की पूरी चेन है भैया यहां पर, तो आप क्या बोल दोगे, इसको स्ट्रेप्टोकोकस बोल दोगे। नहीं बोल दोगे? बोल देंगे सर। तो स्ट्रेप्टोकोकस आपको यहां पर देखने को मिलता है। पूरा नाम क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। तो ये न्यूमोनिया कॉज कर सकता है, इट इज अ कॉजेटिव एजेंट ऑफ न्यूमोनिया। अब ये जो एस टाइप आपको यहां पर स्ट्रेप्टोकोकस देखने को मिल रहा है, एस टाइप वाला, इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर स्मूथ पॉलीसेकेराइड का कोट होता है। इसकी स्मूथ शाइनी अपीयरेंस होती है, इस पे स्मूथ पॉलीसेकेराइड का कोट होता है, स्मूथ पॉलीसेकेराइड का कोट होता है। तो अगर ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया मेरी बॉडी में आ जाता है, अगर ये बैक्टीरिया मेरी बॉडी में आ जाता है, तो ये पॉलीसेकेराइड का कोट क्या करेगा, ये पॉलीसेकेराइड का कोट क्या करेगा, इसको प्रोटेक्ट करेगा मेरे इम्यून सिस्टम से। जब मैं इस बैक्टीरिया को मारने की कोशिश करूंगा तो ये बैक्टीरिया मरेगा नहीं बहुत जल्दी, क्योंकि इसने एक कोट पहना हुआ है, कोट ओढ़ा हुआ है। और अगर मेरी बॉडी इसको मार नहीं पा रही, तो ये मेरी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा।
तो ये मेरी बॉडी को तंग करना शुरू कर देगा, यानी ये जो है आपका क्या हो जाएगा, वायरुलेंट हो जाएगा। वायरुलेंट हो जाएगा मतलब बीमारी फैलाने वाला हो जाएगा, बीमारी कॉज करने वाला हो जाएगा। तो ये एस टाइप जो स्ट्रेप्टोकोकस है ये होता है आपका वायरुलेंट, ये बीमारी कॉज करता है, ये न्यूमोनिया कॉज करता है। लेकिन दूसरा अगर आप देखें यहां पर स्ट्रेन इसी स्ट्रेप्टोकोकस का, तो ये रफ होता है, तो ये आपका रफ होता है। इट इज कॉल्ड एज रफ स्ट्रेन, इट इज कॉल्ड एज रफ स्ट्रेन, करेक्ट। तो रफ स्ट्रेन को हम लोग क्या कहते हैं, आर स्ट्रेन कहते हैं, आर स्ट्रेन कहते हैं। अभी आर स्ट्रेन जो है इसका नाम है रफ, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई पॉलीसेकेराइड कोट नहीं पाया जा रहा। तो आप क्या लिख सकते हैं, नो पॉलीसेकेराइड कोट प्रेजेंट, नो पॉलीसेकेराइड कोट प्रेजेंट। अगर इसके ऊपर कोई पॉलीसेकेराइड कोट नहीं पाया जा रहा, अगर ये नंगा पुंगा है, तो मेरी बॉडी जब इस पे अटैक करेगी तो ये अपने आप को नहीं बचा पाएगा, इसके ऊपर कोई कोट नहीं है, तो ये मेरी बॉडी में बीमारी कॉज नहीं कर सकता, बहुत आसानी से मारा जाएगा ये। तो इट इज नॉन वायरुलेंट, मेरी बॉडी इसको हरा देगी, ये मेरी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो इट इज नॉन वायरुलेंट, इट डू नॉट कॉज न्यूमोनिया, इट डू नॉट कॉज न्यूमोनिया, यह मेरी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यानी सबसे पहले तो ग्रिफिथ साहब ने स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन लिए भैया। सबसे पहले स्ट्रेन लिया आपका एस स्ट्रेन, जो कि वायरुलेंट है, यानी बीमारी कॉज कर सकता है, क्योंकि इसके ऊपर एक स्मूथ कोट है जो इसकी रक्षा करेगा। और दूसरा इन्होंने लिया आर स्ट्रेन, जो कि आपका नॉन वायरुलेंट है, जो कि बीमारी कॉज नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास कोई प्रोटेक्टिव कोट नहीं है। अब इन्होंने क्या किया, इन स्ट्रेन्स को अलग अलग कॉम्बिनेशन में चूहे को देकर के देखा और पता लगाने की कोशिश करी कि भैया चूहे में इसका इंपैक्ट क्या आ रहा है। तो हम यहां पर एक शाही चूहा बना लेते हैं, उसी चूहे को हम लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे फॉर रेस्ट ऑफ द कंक्लूजन्स, ठीक है। अगर चूहा चूहा ना लगे तो उसके लिए एडवांस में माफी, क्योंकि भैया हम यहां पर ड्राइंग टीचर नहीं है, जो बन गया उसको भगवान का प्रसाद समझ के रख लेना बस, है ना। बहुत ज्यादा उम्मीदें अपने चूहे से रखनी नहीं है। ये हमारा चूहा है, 4 व्हीलर चूहा तैयार हो गया है भैया, विद अ पूंछ। ये बहुत ही एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ठीक बन गया है, तो इतना भी बुरा चूहा नहीं है। अब आप खुद बताइए, याद करने की जरूरत किसी चीज को तब पड़ती है जब आपको चीजें समझ में ना आए, जब आप जानबूझ के इंपोज करो अपने ऊपर कि हां मुझे तो याद रखनी ही है भैया, ऐसा नहीं होता। आराम से सोचिए भैया, चूहा है, इस चूहे पे अगर आपने आर स्ट्रेन का बैक्टीरिया डाल दिया है, आर स्ट्रेन जो कि नॉन वायरुलेंट है, जो कि बीमारी कॉज नहीं कर सकता, तो बताइए इस चूहे का कुछ बिगड़ेगा क्या? इस चूहे का कुछ बिगड़ेगा नहीं भैया, चूहा अपना हष्ट पुष्ट रहेगा, मस्त रहेगा। क्या माइस जिंदा रहेगी, लाइव रहेगी? रहेगी सर, क्योंकि आर स्ट्रेन आपने डाला है विच इज नॉन वायरुलेंट, तो चूहे का कुछ बिगड़ना ही नहीं है। और अगर आप चूहे को एक ऐसा स्ट्रेन दे दोगे भैया जो जानलेवा है, तो क्या चूहे की न्यूमोनिया से मौत नहीं हो जाएगी? हो जाएगी भैया, है ना। तो अगर आप इसमें एस स्ट्रेन डाल दोगे तो क्या इस चूहे की मौत नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। क्या माइस डाइड हो जाएगा? हो जाएगा सर, सही बात है। इसके बाद अगर आप देखो तो लेट से आपने चूहा लिया यहां पर, और आपने ये जो एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया है, जो जानलेवा है, जो घातक है, इसको कर दिया हीट किल, यानी आपने इस एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को इनएक्टिवेट कर दिया, इसको आपने कर दिया हीट किल। तो अगर आपने इसको इनएक्टिवेट कर दिया है तो क्या यह बीमारी कॉज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो क्या चूहा जिंदा रहना चाहिए? जिंदा रहना चाहिए सर। क्या यह लिविंग रहेगा? रहेगा सर। भाई अगर आप हीट किल्ड एस स्ट्रेन दे रहे हो तो भी चूहा जिंदा है, और नॉर्मल आर स्ट्रेन दे रहे हो तो वो भी जिंदा रखेगा चूहे को, मार थोड़ी पाएगा चूहे को, है ना। तो हमने ये बातें नोटिस करी।
लेकिन यहां पर ग्रिफिथ साहब ने एक अजीबोगरीब चीज होते हुए देखी। इन्होंने कहा कि जब मैं चूहे को एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से इंजेक्ट कराता हूं जो कि हीट किल्ड थे, यानी पहले से ही जो आपके इनएक्टिवेटेड थे, जो चूहे को नहीं मार सक रहे थे, प्लस इसके साथ में जब आर स्ट्रेन नॉर्मल वाले देता हूं जो कि नॉर्मली भी चूहे को नहीं मार सकते, तो चूहा मर जा रहा था। भैया ये जो एस स्ट्रेन है हीट किल्ड, ये भी अकेला चूहा नहीं मार सकता। ये जो आर स्ट्रेन था नॉर्मल, ये भी अकेला चूहा नहीं मार सकता। लेकिन जब इनका कॉम्बिनेशन दिया तो चूहा मर गया। यहां पर आकर के आंख खुली हमारे ग्रिफिथ साहब की कि कुछ तो गड़बड़ हुई है भैया। इन्होंने जब चूहे की डेड बॉडी को देखा तो इन्हें पता लगा कि चूहे के हार्ट सेल्स को जब मैं देखता हूं तो मुझे वहां लिविंग एस स्ट्रेन के सेल्स मिले, मुझे लिविंग एस बैक्टीरिया मिले। लेकिन मैंने तो एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को हीट किल कर दिया था। तो यहां पर ग्रिफिथ साहब ने क्या कहा? ग्रिफिथ साहब ने कहा कुछ तो ऐसा केमिकल है जो आर स्ट्रेन से उछल करके इस एस स्ट्रेन में चला गया, है ना? या अगर इसको रिवर्स में समझे तो भी ठीक है। अभी आराम से सुनिए। अभी जस्ट एक नॉर्मल हाइपोथेटिकल सिचुएशन हम लोग लेके चल रहे हैं कि आप साइंटिस्ट होते तो किस हिसाब से सोचते। तो आराम से एक बार देखिएगा। या तो यह हो सकता है कि आर स्ट्रेन से कुछ डीएनए निकल के एस स्ट्रेन में चला गया। अगर आर स्ट्रेन से कुछ मटेरियल निकल के एस स्ट्रेन में चला गया तो क्या वो पॉलीसैकेराइड कोट बना पाएगा? नहीं। पॉलीसैकेराइड कोट बनाने के लिए, ये स्मूथ कोट बनाने के लिए तो एस टाइप का जेनेटिक मटेरियल ही चाहिए। अगर इसके पास भी सेम जेनेटिक मटेरियल होता तो ये खुद का कोट बना ही लेता। यानी रिवर्स हुआ है मेरे दोस्त। एस टाइप से कोई चीज उठ करके, एस टाइप का जेनेटिक मटेरियल उठ करके आर टाइप में आ गया है और अपना पॉलीसैकेराइड कोट बनवाना शुरू कर दिया है। तभी जाकर के आर स्ट्रेन जो है ये भी पॉलीसैकेराइड कोट बनने स्टार्ट हो गया। मतलब इसके अंदर पॉलीसैकेराइड कोट है, क्योंकि पहले इसके पास कोट नहीं था और ये बेचारा हीट किल्ड है। तो एस स्ट्रेन दोबारा से जिंदा हो गया, ये तो संभव नहीं है। कि हीट किल्ड से नॉर्मलाइज हो गया, ये तो संभव नहीं है। यानी इसने अपना मटेरियल, कुछ हीट किल्ड होने के बाद भी कोई आपका मटेरियल जो बचा है विच वॉज वेरी स्टेबल, जो हीट किल्ड करने पे भी कंप्लीटली डीनेचर नहीं हुआ है, वो मटेरियल इसने आर स्ट्रेन में भेजा। और जेनेटिक मटेरियल ही डिसाइड करता है कि आपकी बॉडी क्या क्या बनाएगी। तो अगर एस वाले का जेनेटिक मटेरियल मैं आर में भेज दूं तो ये भी तो एस की तरह स्मूथ कोट बनाने लग जाएगा। तो मुझे ऐसा लगेगा कि एस टाइप बैक्टीरिया जिंदा हो गए हैं। मुझे ऐसा महसूस होगा कि एस टाइप बैक्टीरिया जिंदा हो गए हैं, क्योंकि मुझे स्मूथ बैक्टीरिया मिले। जब मैंने माइस के ऊपर रिसर्च करी तो इसके हार्ट से मुझे स्मूथ बैक्टीरिया देखने को मिले। एस स्ट्रेन बैक्टीरिया रिकवर्ड फ्रॉम माइस हार्ट, है ना? फ्रॉम माइस हार्ट। तो यहां से आपको क्या पता लगता है? अगर एस स्ट्रेन बैक्टीरिया रिकवर हुए हैं तो देयरफॉर हम कह सकते हैं सम मटेरियल फ्रॉम हीट किल्ड एस बैक्टीरिया have moved to R strain bacteria to transform it into S। भाई अगर R टाइप का कोई बैक्टीरिया है, उसमें एस वाले का डीएनए आ गया तो वो भी एस वाली सारी चीजें बनाने लगेगा, जैसे कि स्मूथ पॉलीसैकेराइड कोट। यही तो चीज हुई, यही तो हमें होती हुई दिखाई दी। तो हम ये कह रहे हैं
कि आपके एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में कुछ चला गया, कोई तो चीज आपकी ट्रांसफर हुई जिसने आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर दिया। ये आर स्ट्रेन चेंज ही हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, और किस में कन्वर्ट हो गया भैया? आपका एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया, एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया। ये हमारे ग्रिफिथ साहब ने बात कही, पर ग्रिफिथ साहब ने यह नहीं बताया कि ये कौन सा मटेरियल ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम एस स्ट्रेन टू आर स्ट्रेन। कौन सा केमिकल है, कौन सा बायोमोलिक्यूल है जो ये ट्रांसफॉर्मेशन करा रहा है, ये ग्रिफिथ साहब ने नहीं बताया। बाकी सब इन्होंने सही बोला, लेकिन इन्होंने डीएनए आरएनए प्रोटीन वाली गुत्थी को नहीं सुलझाया। इन्होंने कहा कुछ तो है जो एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में गया, जिसकी वजह से आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म हो गया, पर वो क्या है ये मुझे नहीं पता। अब ये हमारे स्टूडेंट आगे चल के सॉल्व करेंगे, किसी में दम होगा तो ये बात सॉल्व कर ली जाएगी। तो 1928 में ग्रिफिथ साहब ने ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल हम लोगों को समझाया। इन्होंने कहा कोई ऐसा केमिकल है जो एस से आर में जाता है, इस केमिकल को मैं कह रहा हूं ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। अब मुझे पता नहीं है कि ये प्रिंसिपल जो है ये क्या है, डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, आज मुझे नहीं पता। किसी में दम होगा तो ये गुत्थी सुलझा ली जाएगी और पता लगा दिया जाएगा कि हाँ भाई ये प्रिंसिपल क्या था। तो हमारे जो ग्रिफिथ साहब थे वो तो नहीं बता पाए। इन्हीं के एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हुए फिर 3 रिसर्चर्स आए, उन्होंने बताना स्टार्ट किया कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल था ये था कौन सा। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं ग्रिफिथ डिडंट टोल्ड एनीथिंग अबाउट chemical nature of transformation principle। Therefore कुछ और साइंटिस्ट आए। Therefore in 1933 to 1944 3 researchers जिनका नाम क्या था? एवरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी। तो 3 रिसर्चर्स एवरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी tried to find out the nature of transformation principle। The nature of transformation principle। ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल क्या था, इसका नेचर हम बताएंगे, एवरी, मैक्लियोड और मैककार्टी ने कहा। अब सिंपल सी इक्वेशन है भैया, सिंपल सी इक्वेशन है। एक लड़का है, लेट से, है ना, इस पे जेंडर बायस नहीं होना है, एक नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूं। एक लड़का है जो बोलता है कि यार मैं तो रिंकी के बिना मर ही जाऊंगा। ठीक है, सिंपल है, सबने देखा होगा अपने आसपास कोई ना कोई ऐसा मस्त आशिक होता ही है जो बहुत ज्यादा प्यार में पड़ा हुआ होता है। तो यहां पे रिंकू रिंकी से कहता है कि मैं तो तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। ठीक है, अब रिंकी जब उसे छोड़ के चली जाती है तो सच में भैया रिंकू की तबीयत खराब हो गई, सच में हालत खराब हो गई। ऐसा लगा हाँ भैया खेल खत्म होने वाला है ना, बहुत ज्यादा एंशियस हो गया है रिंकू भैया। तब जाकर ये बात प्रूफ हुई कि वो सही कह रहा था भाई, है ना। प्यार तो सच्चा था इंसान का, कि अगर
कोई छोड़ करके जा रहा है तो इसकी लाइफ पे जेन्युइन इंपैक्ट पड़ रहा है जो इसने बोला। एंड हो सकता है इसका उल्टा हो, उसने कहा कि यार मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, लेकिन जैसे ही वो लड़की छोड़ के गई भाई पीछे से दोस्त आ गए, मौज मस्ती बल्ले बल्ले चल रही है, 30 मिनट तो चले भाई ब्रेकअप सॉन्ग, उसके बाद मौज नगाड़े पे आ गए भैया सारे के सारे दोस्त यार, है ना। तो यहां पर एकदम ड्यूअल इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। कई बार कुछ चीजों से प्रोसेस हैम्पर होते हैं, कई बार कुछ चीजों से प्रोसेस हैम्पर नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल यहां देखिए, यह है एक सेल, इस सेल में है सारे कैंडिडेट, भाई ये है डीएनए, ये है आपका आरएनए और ये है आपका प्रोटीन, सारे कैंडिडेट है यहां पर। इस सेल में डीएनए, आरएनए और प्रोटीन सारी की सारी चीजें अवेलेबल है। अगर आप इसमें डाल देते हो आरएनएज, अगर आप इसमें डाल देते हो आरएनएज, यानी अगर आप इस सेल का सारा आरएनए डाइजेस्ट कर देते हो तो आरएनए आपका गायब हो गया, आरएनए गायब हो गया। यानी आरएनए को अगर हम हटा भी दे रहे हैं तो भी हमारी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, तो भी हमारा ये वाला जो सेल था आर टाइप का सेल, ये एस टाइप सेल में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन इज अकरिंग। यानी आरएनए को डाइजेस्ट करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी आरएनए का कोई रोल नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन में। देयरफॉर हम कह सकते हैं आरएनए हैज नो रोल। भाई हमने कहा अगर हमारे जीवन के लिए आरएनए जरूरी होगा तो आरएनए के हटते ही हम तो मर जाएंगे ना भैया। मेरी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है आरएनए, ये कैसे प्रूव करोगे? आरएनए नहीं तो जिंदगी नहीं। मैं कह रहा हूं आपके जीवन के लिए मेटाबॉलिज्म जरूरी है, अपनी बॉडी के रिएक्शंस बंद करके देखिए, 1 सेकंड में प्राण निकल जाएंगे। तो ये बात एकदम सही है, सत्य है। सिमिलरली मैं कह रहा हूं आरएनए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जरूरी है, अगर आरएनए नहीं तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, लेकिन जब मैंने आरएनए हटाया तो भी ट्रांसफॉर्मेशन हुई, यानी आरएनए कुछ भी नहीं है भाई, ये जेनेटिक मटेरियल नहीं है, राइट। इसके बिना भी काम चल जा रहा है, इसके बिना भी आपका काम चल जा रहा है। यानी अब 2 कैंडिडेट बचे, आपका प्रोटीन और आपका डीएनए। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है सर, एकदम करेक्ट है। तो आ करके, सॉरी भाई ये क्या हो गया, तो आ करके हम लोग और चीजें बना लेते हैं। यहां पर अब आपका आरएनए एलिमिनेट हो चुका है, हमारे पास है डीएनए और प्रोटीन, है ना, हमारे पास है डीएनए और प्रोटीन। तो यहां पर हमने प्रोटीन बना लिया लेट्स से, और हमने डीएनए बना लिया। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप यहां पे प्रोटीएज डालो, अब आप प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दो, अब आप प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दो। अगर आप प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहे हो तो भी आपका ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये हो रहा होगा। यार ये मुझे सीखना पड़ेगा कि कैसे होता है, पर ठीक है अभी हाथ से लिख लेते हैं। तो यहां पर भी ट्रांसफॉर्मेशन इज अकरिंग, ट्रांसफॉर्मेशन इज अकरिंग। देयरफॉर आप यहां भी ये लिख सकते हो कि प्रोटीन इज हैविंग नो रोल इन ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोटीन हैज नो रोल इन ट्रांसफॉर्मेशन। यहां पर आपका इकलौता कैंडिडेट बचा आपका डीएनए, इकलौता कैंडिडेट बचा आपका डीएनए। यहां पर आपने प्रोटीन को भी क्या कर दिया है, इसको भी डाइजेस्ट कर दिया है। अब हम तुक्के से ये नहीं कह सकते कि यही बचा है तो यही उत्तर होगा, नहीं भाई, हमको ये भी प्रूव करके दिखाना पड़ता है। साइंस में एवरीथिंग इज प्रूव्ड, है ना, कुछ भी ऐसे तुक्केबाजी से बोल नहीं सकते, है ना, ऐसे नहीं चलती चीजें। तो आपको पता है तीसरा यही बचा है तो यही होगा जेनेटिक मटेरियल, लेकिन फिर भी आपको प्रूव करना पड़ेगा। अब क्या आपने क्या डाला, डीएनए डाल दिया, अब क्या आपने डीएनए डाल दिया, डीएनए डाल दिया तो डीएनए डाइजेस्ट हो गया, जी सर डीएनए डाइजेस्ट हो गया। डीएनए डाइजेस्ट हुआ तो हमको यह चीज देखने को मिली कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई,
नो ट्रांसफॉर्मेशन। यानी जब आप डीएनए को डाइजेस्ट कर देते हो तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती, यानी ट्रांसफॉर्मेशन कौन करा रहा था? डीएनए करा रहा था। यानी यहां से क्या आप इन्फेरेंस निकाल सकते हैं कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल? डीएनए वाज डूइंग ट्रांसफॉर्मेशन। क्या यहां से बात समझ में आती है? भाई अगर प्रोटीन और आरएनए ट्रांसफॉर्मेशन करा रहे होते तो जब हम प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहे हैं, जब हम आरएनए को डाइजेस्ट कर रहे हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन बंद हो जानी चाहिए थी। करेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन कराते ही नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन कराने में मेन रोल किसका है? डीएनए का। क्योंकि जब हमने डीएनए को अगले सेल में जाने से रोका तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई। यानी हु वाज डूइंग ट्रांसफॉर्मेशन? डीएनए वाज डूइंग ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन करवा रहा था। तो अगर आप देखें तो यहां से हमें क्या पता लगता है? यहां से हमें पता लगता है द ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल the transformation principle was nothing but डीएनए। ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल कुछ और नहीं बल्कि डीएनए था, सिर्फ और सिर्फ। ये बात हमको समझ में आई है ना? पर क्या ये फाइनल प्रूफ था? क्या सारे साइंटिस्ट कन्विंस हो गए थे कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल? नहीं, सारे साइंटिस्ट कन्विंस नहीं हुए कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। और इसके पीछे के रीजंस यूजुअली किसी किताब में नहीं दिए होते, आराम से सुनिएगा। सो ऑल साइंटिस्ट were not convinced by this experimental proof। सारे साइंटिस्ट इस एक्सपेरिमेंटल प्रूफ से राजी ही नहीं थे। क्यों राजी नहीं थे मेरे दोस्त? पहला रीजन कि उस टाइम तक ट्रांसफॉर्मेशन को एज अ प्रोसेस एस्टेब्लिशमेंट मिली ही नहीं थी। यानी साइंटिस्ट ये मानते ही नहीं थे कि एक बैक्टीरिया दूसरे के अंदर डीएनए भेज सकता है। हैं, ऐसा भी होता है। इस चीज का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो है बहुत कम लोगों ने स्वीकार किया था। ये इतना कॉमन फेनोमेना नहीं था। तो ट्रांसफॉर्मेशन was not established as a process within scientific community, within scientific community at that टाइम। और दूसरी चीज बहुत इंटरेस्टिंग है। एक साइंटिस्ट जो कि मतलब ऐसे बैक बेंचर टाइप के साइंटिस्ट होते हैं ना, जिनके तर्क भी बहुत सॉलिड होते हैं, उन्होंने कहा यू आर प्रूविंग दैट प्रोटीन इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल, बट येट इन ऑल द थ्री एक्सपेरिमेंट्स यू हैव यूज्ड प्रोटीन। यानी प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, ये प्रूव करने के लिए भी तीनों के तीनों प्रोसेसेस के अंदर प्रोटीन इस्तेमाल किया। डीएनएज, आरएनएज, प्रोटीएज, तीनों क्या है? एंजाइम है। एंजाइम्स क्या है? प्रोटीन ही तो है। तो बोले तुम ये चाह रहे हो कि हम ये मान लें कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, और बिना प्रोटीन के एक्सपेरिमेंट करने की भी औकात नहीं है तुम्हारी। तो तुम्हारी बात में कितना दम है ये तो तुमने खुद ही दिखा दिया। सामने वाले भी बोले यार बात ठीक तो है कि आई एम सेइंग अ फैक्ट कि प्रोटीन इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल, और मैं प्रोटीन के बिना ये बात प्रूव ही नहीं कर पा रहा। प्रोटीन है तो खास, राइट? तो डीएनएज, आरएनएज एंड प्रोटीएज आर
themselves proteins. करेक्ट? आर themselves प्रोटीन, जिनके बिना हम ये प्रूव ही नहीं कर पा रहे हैं कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो भैया प्रोटीन में कुछ तो खास बात है, अभी इसको एकदम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि ये जेनेटिक मटेरियल नहीं है, इसका कहीं ना कहीं तो यूज आएगा ही। तो साइंटिस्ट ने कहा कुछ ऐसा प्रोसेस बताओ, कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करके बताओ जिसमें प्रोटीन इस्तेमाल ना हो, तब हम मानेंगे कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। और उसमें भी ये प्रूव करके दिखाओ कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है और डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, तब जाके मानेंगे। तो सबसे बेस्ट जो प्रूफ आया आज तक का वो है हर्शी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट को क्या कहा जाता है प्यार से? इसको ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको प्यार से ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। करेक्ट? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इसमें हम मिक्सी का इस्तेमाल करेंगे, मिक्सर का, तो इसको हम ब्लेंडर भी यहां पर यूज करते हुए दिखा रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ यहां पर। इस एक्सपेरिमेंट में यूज क्या किया हमने? बैक्टीरिया एंड एक बैक्टीरियोफेज। दिस एक्सपेरिमेंट यूटिलाइजेस पहला बैक्टीरिया। तो सबसे कॉमन बैक्टीरिया यहां पर इस्तेमाल किया गया। कौन सा इस्तेमाल किया गया भैया? ई कोलाई, एस्चेरिशिया कोलाई। और इस ई कोलाई को अटैक करा दिया किससे? बैक्टीरियोफेज से। ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक करता है, इन्फेक्ट करता है, इसको बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। करेक्ट है? तो ये हमने यहां पर यूज किया, टी बैक्टीरियोफेज, टी सीरीज का बैक्टीरियोफेज हमने यहां पर यूज किया। कई होते हैं भैया, है ना? टी इवन बैक्टीरियोफेज भी होते हैं जिनके आगे इवन नंबर लगाया जाता है, T2, T4, T6। टी ऑड बैक्टीरियोफेज भी होते हैं, T1, T3। इनका नॉमेनक्लेचर बहुत हायर लेवल पे आप पढ़ते हैं जब आप वायरोलॉजी पढ़ेंगे आगे चल के, कभी अगर आपका नसीब हुआ तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। तो अगर आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं उसमें देयर इज अ स्पेसिफिक डोमेन कॉल्ड वायरोलॉजी। सो तब आपको इनके नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ना होता है। अगर आप टी भी ना लिखें, अगर आप सिर्फ बैक्टीरियोफेज लिखें तो भी आपका काम चल जाएगा। अब चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने वायरस की शक्ल बना ली थी। हमने कहा था कि भैया इसके अंदर एक तो है आपका प्रोटीन कोट, एक तो है आपका प्रोटीन कोट, और प्रोटीन कोट के बाद अंदर क्या प्रेजेंट है इसके? जेनेटिक मटेरियल। और नीचे ये हैं आपके टेल फाइबर्स जो बैक्टीरिया के सरफेस पे चिपकते हैं अटैक करने के लिए। करेक्ट है जी? एकदम करेक्ट है। ये अंदर क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, यानी डीएनए है। ठीक है, अब मुझे बताइए कि ये जो आपका प्रोटीन है ये किस चीज का बना हुआ होगा? सर प्रोटीन तो अमीनो एसिड का बनता है। करेक्ट है जी? और अमीनो एसिड का अगर ये प्रोटीन बनता है तो ये अमीनो एसिड्स सल्फर भी कंटेन कर सकते हैं क्या? कुछ कर सकते हैं सर, बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा था सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स के बारे में, दैट इज मिथायोनिन एंड सिस्टीन। तो अगर मैं यहां पर इस प्रोटीन की बात करूं तो इसमें ऐसा क्या हो सकता है जो डीएनए में नहीं हो सकता? डीएनए का स्ट्रक्चर जस्ट लास्ट लेक्चर में पढ़ाया है, 3 चीजों का पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है। नाइट्रोजनस बेसिस, क्या उसमें कहीं सल्फर थे? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन था, क्या सल्फर था? नहीं था। शुगर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन थी, क्या कहीं सल्फर था? नहीं था। फॉस्फेट, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन था, क्या कहीं सल्फर था? नहीं था। तो क्या डीएनए में सल्फर हो सकता है? नहीं हो सकता। प्रोटीन में सिर्फ सल्फर हो सकता है, तो इसको हमने टैग कराया S35 रेडियो एक्टिव आइसोटोप से, जो कि कैन ओनली टैग प्रोटीन। क्योंकि प्रोटीन क्या कंटेन कर सकते हैं भैया? क्योंकि ये जो प्रोटीन है दे कंटेन्स सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, बिकॉज ये जो प्रोटीन है दे कंटेन्स
सल्फर कंटेनिंग amino acids like cysteine and methionine. सिस्टीन एंड मिथायोनिन। जबकि अगर आप डीएनए को देखें तो डीएनए में क्या पाया जाता है ऐसा जो प्रोटीन में नहीं है? भाई डीएनए में 3 कंपोनेंट थे, नाइट्रोजनस बेसिस। अब नाइट्रोजन तो प्रोटीन में भी होता है, वहां भी अमीनो ग्रुप है अमीनो एसिड्स का, वो भी नाइट्रोजन कंटेन करता है। शुगर जो है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है जो बहुत कॉमन है, हर जगह ही मिल सकती है। फॉस्फोरिक एसिड जो है, फॉस्फेट जो है, ये फॉस्फोरस, ये आपका प्रोटीन में यूजुअली नहीं होता, नेचुरल प्रोटीन्स में नहीं होता। तो ये क्या कंटेन करेगा? इसको हम टैग कराएंगे आपका P32 से, है ना। इट कैन टैग ओनली डीएनए। इट कैन टैग ओनली डीएनए। क्यों? क्योंकि डीएनए क्या कंटेन करता है? इट कैन टैग ओनली डीएनए सिंस इट कैन कंटेन फॉस्फोरस, इट कैन कंटेन फॉस्फोरस। तो अगर मैं रेडियो एक्टिव फॉस्फेट यूज कर रहा हूं, फॉस्फोरस यूज कर रहा हूं, तो ये सिर्फ डीएनए पे जाके लगेगा। और अगर मैं रेडियो एक्टिव सल्फर यूज कर रहा हूं तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन कोट पे जाके लगेगा बैक्टीरियोफेज के। क्या ये बात करेक्ट है? एकदम करेक्ट है सर, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, राइट। अब मैं क्या करूंगा? मैं एक स्कीम लेकर के आऊंगा यहां पर जिसका नाम है एबीसी स्कीम। एबीसी स्कीम। एबीसी स्कीम क्या है सर? ए का मतलब है अटैचमेंट, यानी सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो आपके बैक्टीरियोफेज है ना, इनको अटैच करा दूंगा या इन्फेक्ट करा दूंगा ऑन बैक्टीरिया, कि भैया जाओ बैक्टीरिया पे हमला करो। दूसरा मैं करा दूंगा ब्लेंडिंग, इसीलिए इसको ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट कह रहे थे। मैं ब्लेंडिंग करा दूंगा, यानी मैं हिलाने लग जाऊंगा इस पूरे सिस्टम को। क्यों? क्योंकि जब बैक्टीरियोफेज बैठेगा बैक्टीरिया के ऊपर, तो जब मैं हिलाऊंगा इस बैक्टीरिया को तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये जो बैक्टीरियोफेज है ये वाइब्रेट होकर के ऊपर से हट जाएगा, जेनेटिक मटेरियल चला जाएगा बैक्टीरिया के अंदर, बचा हुआ पार्ट सेपरेट हो जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा? सी फॉर सेंट्रीफ्यूगेशन, फिर मैं जोर से मिक्सी चला दूंगा। फिर मैं जोर से मिक्सी चला दूंगा जिससे 2 सेपरेट कंपोनेंट बन जाए। बैक्टीरिया और उसके अंदर जो माल गया है वायरस से, वो सेपरेट अलग हो जाए कंपोनेंट, और वायरस का जो बचा हुआ पार्ट है, जो हल्की बॉडी है, वो ऊपर आ जाए। इसके लिए मैं सेंट्रीफ्यूगेशन कर दूंगा। दिस इज एबीसी टेक्निक, राइट। अब इस एबीसी को लिख लेते हैं यहां पर, एंड लेट्स मेक अ बाइफर्केशन। लेट्स मेक अ बाइफर्केशन, करेक्ट। मैंने सबसे पहले क्या किया, आराम से देखिएगा, मैंने सबसे पहले क्या किया, ये हमारा बैक्टीरिया लिया, ये हमारा बैक्टीरिया ले लिया जी सर, बैक्टीरिया ले लिया। इसको मैं यहां पर 3 जगह बना लेता हूं, और इसको यहां पर भी मैं 3 जगह बना लेता हूं। बैक्टीरिया ले लिए हैं जी, और ए बी सी मुझे 3 प्रोसेस दिखाने हैं, तो मैं तीनों प्रोसेस दिखाने की कोशिश करूंगा। तो मैंने 3-3 बैक्टीरिया यहां पर बना लिए। अब एक केस में मैंने क्या लिया है, इन केस 1, इन दिस केस आई हैव टेकन S35, यानी मैंने रेडियो एक्टिव सल्फर लिया है। अगर मैंने रेडियो एक्टिव सल्फर लिया है तो क्या प्रोटीन सिर्फ रेडियो लेबल्ड हो जाएगा? अगर मैंने रेडियो एक्टिव सल्फर लिया है तो क्या सिर्फ प्रोटीन रेडियो लेबल हो जाएगा? सल्फर तो प्रोटीन में होता है, क्या सिर्फ प्रोटीन रेडियो लेबल हो जाएगा? हाँ सर, हो जाएगा, करेक्ट बात है। और इसके अंदर का डीएनए रहेगा भैया सेफ, ऐसे बना लेते हैं सिंपल, अंदर का डीएनए रहेगा सेफ, करेक्ट है। यहां मैंने क्या ले लिया है भैया, यहां मैंने ले लिया है P32। अगर मैंने P32 ले लिया है, अगर मैंने P32 ले लिया है तो यहां पर मेरा जो प्रोटीन है ये सेफ रहेगा, प्रोटीन सेफ रहेगा भैया, क्योंकि P32 है तो सिर्फ डीएनए को टैग करेगा रेडियो लेबल्ड, प्रोटीन मेरा सेफ रहेगा, डीएनए यहां पर रेडियो एक्टिव है।
करेक्ट, करेक्ट है सर। अब मैंने देखा कि जैसे जैसे मैं स्टेप्स आगे बढ़ा रहा हूं मुझे रिजल्ट की क्लैरिटी मिलती जा रही है। अब मैंने क्या देखा कि जब मैंने ब्लेंडिंग कराई, दिस इज इन्फेक्शन या अटैचमेंट ए स्टेप यहां पर हुआ। जब मैंने इसकी ब्लेंडिंग कराई तो ये जो आपका वायरस का प्रोटीन है ये तो साइड हट गया, एंड आपका जो डीएनए था ये यहां अंदर चला गया बैक्टीरिया के। फिर मैंने मिक्सी चलाई, सेंट्रीफ्यूगेशन कराई, तो ये जो आपका वायरस का पार्टिकल था प्रोटीन का ये थोड़ा और दूर चला गया, और डीएनए तो आपका बैक्टीरिया के अंदर रहता ही है। इसकी अगर मैं एक प्रोफाइल बना लूं, यहां पर एक टेस्ट ट्यूब मैंने ली है जिसमें मैंने सेंट्रीफ्यूगेशन कराई है, एक टेस्ट ट्यूब मैंने ली है जिसमें सेंट्रीफ्यूगेशन कराई है। क्या यहां भारी वाला पार्ट नीचे होगा? क्या यहां ये भारी वाला पार्ट नीचे होगा स्काई ब्लू कलर का? यस सर होगा। क्या ये भारी वाला पार्ट नीचे होगा? यस सर बिल्कुल होगा, क्योंकि बैक्टीरिया का वजन वायरस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। वायरस का साइज था ही कितना? अगर आप चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में जाएं तो वायरस के साइज को और बैक्टीरिया के साइज को कंपेयर कर लो। बैक्टीरिया एक लिविंग सेल है, उसके अंदर खुद की मशीनरी है। वायरस है ही क्या? एक इनर्ट क्रिस्टलाइन पार्टिकल, राइट? तो आपका यहां पर जो बैक्टीरिया है इसका साइज क्या था? 1 से 2 माइक्रोन था, और यहां पर 0.02 टू 0.2 माइक्रोन, इतना छोटा। तो जाहिर सी बात है बहुत हल्का है, हल्का है मेरे भाई, तो ऊपर चला जाएगा ना। हल्का है तो आपका ऊपर चला जाएगा, हल्का है तो ऊपर चला जाएगा। तो आपने क्या नोटिस किया? आपने यहां यह नोटिस किया कि ये जो रेडियो एक्टिव पार्ट था ये तो ऊपर आ रहा है, ये तो बैक्टीरिया के अंदर गया ही नहीं। यानी इस एक्सपेरिमेंट से हमने ये नोटिस किया कि ये रेडियो एक्टिव पार्ट बैक्टीरिया के अंदर गया ही नहीं। तो आप ये कह सकते हो कि ये रेडियो एक्टिव तो प्रोटीन था इस केस में S35, तो आप ये कह सकते हो प्रोटीन डू नॉट एंटर बैक्टीरिया या बैक्टीरियल सेल। प्रोटीन बैक्टीरियल सेल में एंटर किया ही नहीं, तो क्या ये जेनेटिक मटेरियल हो सकता है? जो एंटर ही नहीं कर रहा वो जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? तो क्या इस एक्सपेरिमेंट से ये पता लगता है कि प्रोटीन इज नॉट अ जेनेटिक मटेरियल? यस सर, पता लगता है, पता लगता है सर। दूसरा देख लो भैया, यहां पर मैंने सबसे पहले अटैचमेंट करा दी। अटैचमेंट कराने के बाद मैंने जब ब्लेंडिंग कराई तो ये डीएनए आपका घुस गया अंदर बैक्टीरियल सेल के, और प्रोटीन है आपका बाहर। फिर मैंने सेंट्रीफ्यूगेशन कराई तो ये प्रोटीन आपका और दूर चला गया, और डीएनए है आपका अंदर। और जब मैंने इसकी प्रोफाइलिंग बनाई कि भैया कैसा क्या चल रहा है जीवन में, जब मैंने इसकी प्रोफाइलिंग बनाई तो मैंने देखा ये जो रेडियो एक्टिव पार्ट है ना ये आपका बैक्टीरिया के सेल में घुस गया है। यानी ये जो नीचे वाला कंपोनेंट है बैक्टीरिया का मेन कंपोनेंट ये रेडियो एक्टिव हो गया है, और ऊपर वाला जो पार्ट है ये आपका नॉर्मल है। यानी वायरस का वो पार्ट जो कि मैंने रेडियो लेबल किया था वो बैक्टीरिया के अंदर घुस गया है, ये भारी वाले पार्ट में है, नीचे वाले पार्ट में। तो आपको यहां क्या पता लगा? दैट डीएनए एंटर्स बैक्टीरियल सेल, DNA enters bacterial cell, therefore it is the genetic material। यानी आपको पहले एक्सपेरिमेंट से यह पता लगा कि प्रोटीन इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल, और आपको यहां यह पता लगा कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, और यहां हमने किसी एंजाइम का इस्तेमाल नहीं किया है। यानी एकदम कॉन्क्रीट प्रूफ्स हैं। दैट्स व्हाई हर्शी एंड चेज साहब के इस एक्सपेरिमेंट को कहा गया कि हर्शी एंड चेज हैज गिवन अनइक्विवोकल प्रूफ। कोई वोकल हो ही नहीं सका इनके आगे, सबकी बोलती बंद हो गई, और यहां प्रूव हो गया कि जेनेटिक मटेरियल कौन है। तो दे गेव अनइक्विवोकल
और बेस्ट प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, ये लेकर के आए आपके हर्शी एंड चेज। करेक्ट। यहां तक जितनी बातें हुई हैं इनको एक बार एनसीईआरटी में देख लेते हैं, इनको एक बार एनसीईआरटी में देख लेते हैं दोस्त। देखिए, अगर आप देखें 1926 तक द क्वेस्ट टू डिटरमाइन मैकेनिज्म फॉर जेनेटिक इनहेरिटेंस हैज रीच्ड द मॉलिक्यूलर लेवल, क्योंकि काफी सारी चीजें हो चुकी थी। अगर आप सन 1900 की ही बात करें तो आपका क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पिक्चर में आ चुकी थी। तो मेंडल साहब ने बताया कि फैक्टर कोई चीज है ना, जिसको आगे जीन बोलने लगे हम, कि भाई डीएनए का कोई टुकड़ा है जो इंस्ट्रक्शन देता है। लेकिन हाँ, ऐसा प्रूव नहीं हुआ था कि यही जेनेटिक मटेरियल है, पर हम कह रहे थे हाँ यही है जो आगे इंफॉर्मेशन लेकर के जा रहा है। वॉल्टर सट्टन थे, बोवरी था, है ना, थॉमस हंट मॉर्गन, जिन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को प्रूव किया। इन्होंने बताया कि भाई क्रोमोसोम के अंदर कुछ ना कुछ है, यानी यहां तक तो हमारी खोज हो चुकी है, इतने बड़े सेल में झांकने की जरूरत नहीं है। जेनेटिक मटेरियल कौन है, इसका उत्तर आपको क्रोमोसोम के अंदर मिलेगा। लेकिन क्रोमोसोम में भी आपको पता है दैट देयर आर वेरियस थिंग्स, प्रोटीन भी है, आरएनए भी है, डीएनए भी है। तो अब यहां पर जंग शुरू हो गई कि भैया आरएनए है या प्रोटीन है या डीएनए है जेनेटिक मटेरियल। तो 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया पे रिसर्च करी। कई किताबों में डिप्लोकोकस भी लिखा रहेगा, जैसा मैंने बता दिया। 2 कोकस जोड़े तो डिप्लो, चेन जोड़ दी तो स्ट्रेप्टो, एक ही बात है, राइट। तो इन्होंने कहा कि भैया ये जो आपका बैक्टीरिया है ये ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है, यानी एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में कोई केमिकल जाता है और उसको चेंज कर देता है, उसके फिनोटाइप को चेंज कर देता है, वो दिखना ही अलग स्टार्ट हो जाता है। जैसे एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में कुछ गया और आर स्ट्रेन भी स्मूथ कोट बनाने लग गया, यानी वो खुद एस स्ट्रेन जैसा हो गया, तो फिनोटाइप चेंज हो गया ना दोस्त। तो यहां पर इन्होंने कहा कि भैया आपके या तो एस स्ट्रेन हो सकते हैं इस बैक्टीरिया के, जो कि ऊपर पॉलीसैकेराइड कोट अपने बना सकते हैं, तो ये बीमारी कॉज कर सकते हैं। इनके ऊपर म्यूकस या पॉलीसैकेराइड का कोट होता है, तो ये वायरुलेंट होते हैं, ये हमारे इम्यून सिस्टम से लड़ सकते हैं। जबकि रफ स्ट्रेन जो है इनके ऊपर ऐसा कोई कोट नहीं है, तो ये हमारे इम्यून सिस्टम से नहीं लड़ सकते। तो एस स्ट्रेन अगर आप डालोगे चूहे में तो चूहा मर जाएगा क्योंकि वायरुलेंट है। आर स्ट्रेन डालोगे तो चूहा बचा रहेगा क्योंकि नॉन वायरुलेंट है। अगर आप हीट किल्ड एस स्ट्रेन डालोगे तो भी चूहा जिंदा रहेगा, क्योंकि हीट किल कर दिया है आपने एस स्ट्रेन को, तो उसकी क्षमता खत्म। लेकिन जब आप हीट किल्ड एस स्ट्रेन डालोगे जो नॉर्मल थे और आर स्ट्रेन डालोगे जो नॉर्मल थे, तो भी माइस मर गई। यानी ये दोनों नॉर्मल होने के बावजूद माइस को कैसे मार दे रहे हैं, क्योंकि एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन के अंदर कुछ ऐसा चला गया जो आर स्ट्रेन को वायरुलेंट बना रहा था। आर स्ट्रेन भी स्मूथ पॉलीसैकेराइड कोट अपने अराउंड सिंथेसाइज कर पा रहा था, यानी आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में तब्दील हो गया, कन्वर्ट हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। तो एस स्ट्रेन से कोई केमिकल गया आर स्ट्रेन में जिसने उसे ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो उस केमिकल को हमारे ग्रिफिथ भैया ने कहा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, कि कुछ तो आपका एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में गया है, इसको भैया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बोल देता हूं, क्योंकि मुझे मरे हुए चूहे में से एस बैक्टीरिया मिले, पर एस बैक्टीरिया तो थे ही नहीं, जिंदा आर बैक्टीरिया थे और हीट किल्ड एस बैक्टीरिया मैंने डाले थे, तो जिंदा एस बैक्टीरिया कैसे मिले? तो ग्रिफिथ साहब ने कहा कि आर स्ट्रेन ही कुछ एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हुए हैं ड्यू टू सम केमिकल, जिसे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा गया। करेक्ट। तो एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में कुछ चला गया, जिस वजह से आर स्ट्रेन भी पॉलीसैकेराइड कोट बनाने लग पड़ा और वायरुलेंट हो गया। ये हमने देखा। पर बायोकेमिकल नेचर जो है इस जेनेटिक मटेरियल का, कि ये डीएनए था या आरएनए था या प्रोटीन था, ये हमारे ग्रिफिथ साहब ने नहीं बताया था। तो 1933 से 1944 तक एवरी मैक्लियोड और मैककार्टी नाम के साइंटिस्ट ने, एवरी मैक्लियोड और मैककार्टी नाम के साइंटिस्ट ने पता लगाने की कोशिश करी कि ये जेनेटिक मटेरियल आखिर है कौन सा। तो इन्होंने कहा कि कौन सी ऐसी चीज है जो ट्रांसफॉर्मेशन होने से रोक रही है ना। डीएनए को अगर मैं अगले सेल में पहुंचा रहा हूं तो ट्रांसफॉर्मेशन हो जा रही है,
डीएनए को अगर मैं रोक दे रहा हूं तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पा रही, मतलब डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इन्होंने प्रोटीन भी डाइजेस्ट करके देखा जिससे ट्रांसफॉर्मेशन पर कोई असर नहीं पड़ा, आरएनए भी डाइजेस्ट करके देखा जिससे ट्रांसफॉर्मेशन पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन जब डीएनए इन्होंने डाइजेस्ट किया तो ट्रांसफॉर्मेशन रुक गई, यानी डीएनए ही ट्रांसफॉर्मेशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। यह बात भी हमको समझ में आई। फिर फाइनल प्रूफ आया एक और, अनइक्विवोकल प्रूफ, जो हर्शी एंड चेज ने दिया 1952 में। या आप चाहो तो नोट्स में मेंशन कर सकते हो। इन्होंने बैक्टीरियोफेजिस को इस्तेमाल किया और ई कोलाई को इन बैक्टीरियोफेजिस से इन्फेक्ट कराया। इन्होंने कहा फास्फोरस सिर्फ और सिर्फ डीएनए में होता है और सल्फर सिर्फ और सिर्फ आपका प्रोटीन में होता है, तो आप प्रोटीन और डीएनए को डिस्टिंग्विश कर सकते हो, है ना। तो फेजिस जो है सबसे पहले इनको ई कोलाई को इन्फेक्ट करने के लिए भेजा गया। उसके बाद जो वायरस के कोट हैं, जो प्रोटीन है, इसको रिमूव कर दिया गया ब्लेंडिंग से, एंड उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन से बैक्टीरियल सेल और वायरस का जो बाहर पड़ा हुआ माल है उसको हम लोगों ने क्या किया, अलग कर दिया। इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता लगा कि डीएनए तो बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर जाता है, लेकिन आपका प्रोटीन नहीं एंटर कर पाता है बैक्टीरिया के अंदर। जैसे यहां रेडियो लेबल्ड सल्फर है, तो प्रोटीन जो है ये रेडियो लेबल्ड है, अब प्रोटीन तो अंदर गया नहीं बैक्टीरियल सेल के, तो बैक्टीरियल सेल में कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली, बैक्टीरिया के बाहर रेडियो एक्टिविटी मिली। यानी हमें पता लग गया कि रेडियो एक्टिव सल्फर जो कि प्रोटीन में था, ये घुसा ही नहीं सेल के अंदर, ये तो बाहर पड़ा हुआ है, बाहर रेडियो एक्टिविटी है। यानी प्रोटीन इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल होता तो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता। सिमिलरली यहां पर डीएनए रेडियो लेबल्ड है लाल कलर का, तो ये जब आपका घुसा बैक्टीरियल सेल के अंदर, तो बैक्टीरियल सेल के अंदर हमको रेडियो एक्टिविटी देखने को मिली, ना कि बाहर। तो हमें पता लग गया कि हमने तो यहां पर डीएनए को रेडियो लेबल किया था और ये आपका बैक्टीरिया के अंदर घुसा हुआ है, मतलब डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ये बात भी यहां पर प्रूफ हो जाती है। करेक्ट। अब कल हम लोगों ने कुछ डिस्कशन करी थी, वो सारी चीजें यहां लिखी हुई हैं। भाई डीएनए आपका जेनेटिक मटेरियल है दुनिया के लगभग सारे ऑर्गेनिजम्स में, मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में। कुछ वायरसेस के अंदर आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस, क्यूबी बैक्टीरियोफेज, बहुत कम के अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। ऐसा क्यों, वाई, इस टॉपिक पे हमको अब चर्चा करनी है, दैट इज डीएनए वर्सेस आरएनए। तो जेनेटिक मटेरियल होने की कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे अगर आप कोई भी चीज लेने जाते हैं तो अपने दिमाग में कुछ स्पेसिफिकेशंस लेकर के जाते हैं। लेट्स से अगर मैं आज के दिन में एक लैपटॉप लेने जाऊं तो मैं अपने काम के हिसाब से उस लैपटॉप की स्पेसिफिकेशंस देखूंगा। मैं गेमिंग नहीं करता, मैं गेम नहीं खेलता, और ना मेरा कभी मन करता है गेम खेलने का, तो उसका ग्राफिक कार्ड अगर लो भी हो तो भी दैट्स फाइन। मेरे को एक इकोनॉमिकल लैपटॉप चाहिए होगा, बिकॉज मेरा ज्यादातर काम जो है वो राइटिंग और रिसर्च का होता है। हाँ, रिसर्च लेवल पे अगर मेरे को डेटा बहुत ज्यादा स्टोर करना है तो आई वुड लव कि उसमें एक अच्छी खासी एसएसडी डली हुई हो, फास्ट प्रोसेसर हो, मेरे को थोड़ा काम हो, लैग ना हो। पेंटैप कनेक्ट करनी होती है डीपीपी वगैरह सॉल्व करने के लिए, तो उसमें एडिशनल जो सारी चीजें हैं, है ना, सपोर्टिव एलिमेंट्स, वो बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाए। तो मेरे को बहुत ज्यादा हाईफाई लैपटॉप नहीं चाहिए, ये मेरी स्पेसिफिकेशन है, ये मेरी डिमांड है। करेक्ट। सिमिलरली इफ अगर मुझे फोटोग्राफी पसंद होती तो आई वुड रेकमेंड कि अगर मैं एक फोन लेने जा रहा हूं तो मैं खुद के लिए ही स्पेसिफिकेशन तैयार करता कि हाँ भाई उसका कैमरा अच्छा होना चाहिए, वीडियो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, है ना, फाइल्स अच्छे तरीके से रेंडर हो जाएं, बिकॉज हमको एडिटिंग भी करनी होती है। तो जब भी आप कोई काम करते हैं आप अपने लिए स्पेसिफिकेशंस बनाते हैं। सिमिलरली जब हम बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल अच्छा होना चाहिए तभी दुनियादारी उसको कबूल करेगी। तो जेनेटिक मटेरियल अच्छा होने का क्या मतलब है, क्या क्राइटेरिया है, यह हम लोग जान लेते हैं। और डीएनए और आरएनए में से कौन बेहतर उतर पा रहा है इन क्राइटेरियाज पे खरा, यह हम जान लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है एक अच्छे जेनेटिक मटेरियल की, पहली प्रॉपर्टी एक अच्छे जेनेटिक मटेरियल की यह है दैट इट शुड रेप्लिकेट इटसेल्फ। इट शुड जनरेट इट्स रेप्लिका। ये रेप्लिकेशन कर पाए, अपनी कॉपी बना पाए। तो क्या डीएनए अपनी कॉपी बना सकता है? अगले ही सेशन में आपको सिखाऊंगा डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर। भैया डीएनए भी अपनी कॉपी बना सकता है क्योंकि कॉम्प्लीमेंटेरिटी को फॉलो करता है।
अगर डीएनए का आपने एक स्ट्रैंड ले लिया तो उसका दूसरा स्ट्रैंड नहीं बना पाओगे? बना लेंगे सर, कल ही बनाकर देखा था, कल भी बनाकर देखेंगे जब रेप्लिकेशन पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। भाई अगर कोई स्ट्रैंड है, रफ बना लेता हूं, इस पे लिखा हुआ है ATGCATA, तो क्या मुझे नहीं पता कि ए के बगल में टी आता है, टी के बगल में ए आता है, जी के बगल में सी आता है, सी के बगल में जी आता है, ए के बगल में टी के बगल में ए के बगल में टी, सी के बगल में जी एंड ए के बगल में टी? क्या मुझे नहीं पता है? मुझे पता है। तो क्या एक स्ट्रैंड को देखकर मैं दूसरा स्ट्रैंड नहीं बना सकता? बना सकता हूं। क्या इन दोनों स्ट्रैंड को देख करके मैं और दो स्ट्रैंड नहीं बना सकता? बना सकता हूं। जब डीएनए रेप्लिकेट होता है ना आपका, जो कि आप कल और डिटेल में पढ़ेंगे, तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं। ये स्ट्रैंड सेपरेट हो गया तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री एक और स्ट्रैंड बन जाएगा इसके डेटा को पढ़ पढ़ के, और ये वाला स्ट्रैंड जो है ये सेपरेट हो गया तो इसको पढ़ पढ़ के दूसरा स्ट्रैंड आगे और बन जाएगा। यानी आपने क्या किया, इस पूरे डीएनए की दो कॉपीज बना दी, दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन। अब डीएनए में क्या है? ए, टी, जी और सी है। सिमिलरली आरएनए में ए, यू, जी और सी है। तो भैया इतना ही तो फर्क है, कॉम्प्लीमेंटेरिटी तो इसमें भी होगी ना। एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है डीएनए में। एडेनिन आपका यूरेसिल के साथ बॉन्ड बना लेगा आरएनए में। यानी डीएनए और आरएनए दोनों ही अपनी कॉपीज बनाने में माहिर हैं, तो दोनों को यहां एक एक नंबर मिल जाता है। बोथ डीएनए एंड आरएनए कैन डू दिस। बोथ डीएनए एंड आरएनए कैन डू दिस। दोनों ही ये काम कर सकते हैं, तो दोनों ही जेनेटिक मटेरियल हो सकते हैं। अगली कंडीशन बताइए सर। ये एक तो रेप्लिका बना सकें अपनी, है ना। दूसरा, दे शुड बी केमिकली स्टेबल। दे शुड बी केमिकली स्टेबल माय फ्रेंड। अब डीएनए और आरएनए में स्टेबिलिटी की लड़ाई ना ही करवाई जाए तो बेहतर है, क्योंकि सबको पता है कौन जीतेगा। आरएनए में यूरेसिल है, डीएनए में थाइमिन है विच इज फार मोर स्टेबल। डीएनए में एक ऑक्सीजन कम है शुगर में, डीऑक्सीराइबोस शुगर है, आरएनए में राइबोस शुगर है विच मेक्स डीएनए फार मोर स्टेबल। यानी अगर आप यहां स्टेबिलिटी की लड़ाई करवा रहे हैं तो इसमें तो दूर दूर तक डीएनए आरएनए में कोई कंपैरिजन नहीं है। आरएनए तो इतना रिएक्टिव है, आरएनए इतना रिएक्टिव है, ये एंजाइम की तरह भी एक्ट कर सकता है। इट कैन मेक राइबोजाइम। जब राइबोन्यूक्लिक एसिड एंजाइम की तरह काम करने लग जाए तो इसे राइबोजाइम कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपका 23S rRNA जो हमने बताया था, rRNA स्ट्रक्चरल भी हो सकता है, एंजाइमेटिक भी हो सकता है। ये इतना रिएक्टिव है कि एंजाइम की तरह काम कर ले रहा है और तुम इसको कंपेयर करा रहे हो डीएनए के साथ। ना इंसाफी है। यहां डीएनए बहुत बड़ी मार्जिन से जीत जाता है बिना किसी दिक्कत के। और डीएनए की स्टेबिलिटी की बात क्या ही बताऊं भाई, डीएनए की स्टेबिलिटी के तो हम सभी फैन हैं। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अभी हम लोगों ने पढ़ा था आपका ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को हीट किल करने के बाद भी उसका डीएनए आर स्ट्रेन में घुस पाया, उस आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में तब्दील कर पाया, ट्रांसफॉर्म कर पाया। इससे ज्यादा स्टेबिलिटी का और कोई प्रमाण चाहिए? यानी जिस सेल को आपने हीट किल कर दिया उसके अंदर पड़ा हुआ डीएनए दोबारा जुड़ करके एक्टिवेट हो सकता है और किसी और बैक्टीरिया में घुस सकता है। इससे ज्यादा स्टेबिलिटी का क्या ही चाहिए भैया। तो डीएनए was active even in heat killed S strain of बैक्टीरिया। इससे ज्यादा तो भाई क्या ही प्रमाण दे। ये तो अपने आप में ही एकदम, है ना, खतरनाक चीज हो गई। तीसरी चीज देख लेते हैं दोस्त। सॉरी, तीसरी चीज देख लेते हैं दोस्त। केमिकली स्टेबल होने चाहिए, पर स्टेबल का मतलब यह है कि सालों साल हम लोग एक जैसे ही रहें।
ऐसे तो इवोल्यूशन ही रुक जाएगी। भाई हम लोग पहले टेट्रा पेडल लोकोमोशन शो करते थे। टेट्रा मतलब 4, पेडल मतलब आपके लिम्स, है ना। टेट्रापोडा पढ़ते हो ना एनिमल किंगडम में, मतलब लिम्स की बात हो रही है। तो पहले झुक के चला करते थे 4 पैरों पे, धीरे 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 थोड़ी सी कमर सीधी हुई, और उसके बाद इवोल्यूशन में एक बहुत प्यारा डायग्राम होता है जो हर किताब में कॉमन ही है कि इंसान ऐसे झुकाव से सीधा 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 होता गया, है ना। बाल कंपैरेटिवली शरीर पर कम होते गए, है ना। बाइपेडल लोकोमोशन की तरफ हम लोग बढ़े, ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गए। ये सारी चीजें कब हुई? जब धीरे धीरे हमारे अंदर कुछ चेंजेस भी आए। तो स्लो म्यूटेशन का स्कोप भी देना जरूरी है। स्कोप फॉर स्लो म्यूटेशन कैन बी गिवन। अब स्लो म्यूटेशन का स्कोप देना क्यों जरूरी है? जिससे हम बदल पाए, लेकिन धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि रात को सोए इंसान सुबह उठे तो बैंगन, ऐसा नहीं। स्लो स्लो, इतना स्लो कि हमारी बॉडी उसको झेल पाए, हमारी अगली जनरेशन भी उसको झेल पाए। ऐसा नहीं कि जवानी में आप कुछ और थे, बुढ़ापे में कुछ और बन गए, रात को सोए इंसान सुबह उठे बंदर। इतना फास्ट म्यूटेशन नहीं, इतने स्लो म्यूटेशन कि आप इवोल्यूशन के साथ कोप अप कर पाए, लेकिन बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली अपने सारे के सारे स्पीसीज के मेंबर से चेंज ना हो जाए। दीज आर स्लो म्यूटेशन। तो आरएनए अगर आप देखोगे तो ये तो भैया बहुत रिएक्टिव है। आरएनए म्यूटेट एट फास्टर रेट। आरएनए म्यूटेट एट फास्टर रेट। सर एक एग्जांपल दे दीजिए। एग्जाम्पल वो है जिसने हम सबको कमरों में कैद कर दिया था, कोरोना वायरस। इतनी जल्दी जल्दी भेस बदल बदल के आ रहा था, आज ये वेरिएंट आ गया, आज ओमिक्रॉन आ गया, आज फलाना वेरिएंट आ गया, इतनी जल्दी जल्दी चेंज होकर आ रहा था, है ना। जैसे मतलब कि रब ने बना दी जोड़ी फिल्म देखी है, जैसे उसमें शाहरुख खान भैया आते हैं ना फटाफट से, कभी सूरी बन के आ रहे हैं, कभी कुछ बन के आ रहे हैं, राज बन के आ रहे हैं। तो ऐसे ट्रांजिशन चल रही थी भैया कोरोना वायरस की भी, कि जल्दी जल्दी वेरिएंट बनाता हूं, दिखा देता हूं कि अपने अंदर कितनी डाइवर्सिटी है। सो दैट काइंड ऑफ म्यूटेशन कैन बी डन बाय आरएनए, क्योंकि अनस्टेबल है। डीएनए खूब स्टेबल है, उसमें इतनी जल्दी जल्दी म्यूटेशन नहीं होती। हमें जो चाहिए वो डीएनए ही हमें दे पाएगा। यहां डीएनए को एक एक्स्ट्रा मार्क फिर से मिल जाता है स्टेबिलिटी का। और चौथा, अब ये बच्चे समझ नहीं पाते हैं, पर है कुछ नहीं इस पॉइंट में, आराम से देखिएगा। चौथा क्या है? इट कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ in the form of Mendelian characters. मैंडेलियन कैरेक्टर्स के फॉर्म में ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। यानी कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करना मैंने क्या बताया था कि आरएनए और प्रोटीन बना पाए। तो भाई डीएनए है, ये कैसे एक्सप्रेस करेगा अपने आप को? सेंट्रल डॉगमा पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। डीएनए से पहले आरएनए बनता है, आरएनए से फिर प्रोटीन बनता है। और अगर आप आरएनए देखोगे तो ये तो डायरेक्ट ही प्रोटीन बना लेगा। तो आरएनए को यहां पर एक मार्क मिल जाता है भैया, ये थोड़ा सा फास्टर है, प्रोटीन के नजदीक है, झटपट बना लेगा। डीएनए को पहले आरएनए में कन्वर्ट होना है, फिर प्रोटीन में, तो ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा स्लोअर है, लेकिन हाँ दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो दोनों को यहां नंबर मिल जाएगा। तो यहां दोनों को नंबर मिला, यहां डीएनए जीता, यहां डीएनए जीता, यहां दोनों को नंबर मिला। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं डीएनए इज अ बेटर जेनेटिक मटेरियल। डीएनए जैसा कोई नहीं है, इसीलिए डीएनए ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स के अंदर एज अ जेनेटिक मटेरियल हमको देखने को मिलता है। ये बात प्रमाणित हो जाती है। इसी को एनसीईआरटी में आप और अच्छे तरीके से देख सकते हो। बहुत इलेबोरेशन दे रखी है पर आवश्यकता नहीं है। देखिए, ये अपनी रेप्लिकेशन कर पाए, दोनों ही कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही रूल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी को फॉलो करते हैं। स्टेबल होने चाहिए, आरएनए कम स्टेबल है, डीएनए ज्यादा स्टेबल है। स्लो चेंजेस या स्लो म्यूटेशन आपके यहां पर आने चाहिए। स्लो चेंजेस बोला है तो स्लो वर्ड इज इंपॉर्टेंट। आरएनए फास्ट म्यूटेशन कराता है। इट शुड बी एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर। ये अपने आप को एक्सप्रेस करा पाए, तो ये तभी एक्सप्रेस करा पाएगा मेरे दोस्त जब ये प्रोटीन बनाएगा। तो अगर आप देखोगे तो कॉम्प्लीमेंटेरिटी तो दोनों के अंदर है, तो दोनों अपने आप को क्या कर सकते हैं? रेप्लिकेट कर सकते हैं।
दोनों अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं। डीएनए इतना स्टेबल था कि जब इसको हम लोगों ने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में देखा तो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को हीट किल करने के बाद तक ये एक्टिवेटेड था, है ना। ऐसा नहीं है कि लाइफ साइकिल के दौरान, एज के दौरान आप बहुत ज्यादा बदल जा रहे हो, आपके अंदर डीएनए कांस्टेंट होना चाहिए। तो बहुत स्लो चेंजेस हम लोगों को चाहिए रहते हैं। डीएनए अगर आप देखोगे तो उसमें 2 प्राइम पे OH नहीं पाया जाता, सिर्फ H पाया जाता है। आरएनए में शुगर के 2 प्राइम पे OH पाया जाता है, तो आपका यहां ये ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो डीएनए इज केमिकली लेस रिएक्टिव एंड देयरफॉर इट इज more stable. That's why DNA is a genetic material, better genetic material. इसमें थाइमीन भी है यूरेसिल की जगह पर, इसलिए ज्यादा बेटर जेनेटिक मटेरियल इसे माना जाता है। दोनों के दोनों डीएनए और आरएनए अपने आप को म्यूटेट कर सकते हैं, लेकिन आरएनए जो है ये अनस्टेबल है, तो ये आपका फास्ट म्यूटेशन दिखाता है। हमको चाहिए था कि स्लोअर म्यूटेशन हो। करेक्ट। प्रोटीन जो है ये आपका दोनों बना सकते हैं। डीएनए पहले आरएनए बनाएगा, फिर प्रोटीन। आरएनए डायरेक्टली प्रोटीन बना सकता है। करेक्ट। तो डीएनए जो है ये आपका स्टेबल है, इसीलिए इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए ज्यादा बेटर है, जो कि हर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। फॉर ट्रांसमिशन मैंने आपको बताया था, डीएनए से प्रोटीन के बीच में एक मैसेंजर है। इस मैसेंजर के लिए सबसे बेस्ट कौन है? आरएनए। तो ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल के लिए आरएनए बेटर है, लेकिन स्टोरेज के लिए, उसको कांस्टेंट रखने के लिए स्टेबलाइज्ड आपको एक फॉर्मेट चाहिए। तो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। अब एक टॉपिक है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, तो आराम से सोचेगा। आप अभी कोई चीज जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, क्या आप अचानक से उस काम में 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देंगे? नहीं, आप पहले जुगाड़ लगाएंगे। जब भी कोई चीज पहली बार बनती है, इट इज बेसिकली इन इट्स मोस्ट सिंपलिस्टिक वर्जन। जब भी कोई चीज पहली बार बनेगी, सिंपलेस्ट बनेगी, उसके बाद धीरे धीरे उसमें मॉडिफिकेशन होंगे। जब धरती पर पहला सेल बना हुआ होगा तो हम चाह रहे होंगे कि यार कुछ ही मॉलिक्यूल्स हो इस सेल के अंदर, बहुत सिंपल सेल है, लेकिन वो सब कर पाए मॉलिक्यूल, काम में कोई कमी ना छूटे। क्या डीएनए मल्टीपर्पज मॉलिक्यूल है? नहीं। और हम चाह रहे हैं कि हमारा इवोल्यूशन फास्ट हो। जो चीज हमें 5000 साल में होती हुई दिखाई दे रही है, वो 100 सालों में ही हो जाए। उसके लिए हमें चाहिए हम फास्ट म्यूटेट करें। आज हमको स्टेबिलिटी की कद्र है, लेकिन पहले हमको म्यूटेशन की, फास्ट म्यूटेशन की, इवोल्यूशन की कद्र थी। जैसा टाइम उसी हिसाब का हमारा रोल हो जाएगा। पहले हम लोग ये चाह रहे थे कि हम बहुत जल्दी 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 म्यूटेट करें, जिससे हम अपने अल्टीमेट फॉर्म पे पहुंच पाए। तो उस टाइम पे हम लोग आरएनए की कद्र कर रहे थे कि यार आरएनए कितना जल्दी जल्दी म्यूटेट कर पाता है, बहुत अच्छी चीज है। और आरएनए मल्टीपर्पज भी था भाई। आरआरएनए जो है, राइबोसोमल आरएनए, ये स्ट्रक्चरल भी है, ये राइबोसोम भी बना ले रहा है। ये कैटालिटिक है, ये एंजाइम की तरीके से भी काम कर रहा है। ये एमआरएनए भी है, ये जेनेटिक मटेरियल भी बना सकता है। ये आपका टीआरएनए है, अडेप्टर भी कर सकता है काम, अडेप्टर की तरह प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प कर सकता है। यानी ये सब कुछ था मेरे भाई। एक मॉलिक्यूल इतने काम कर पा रहा है, इतना जुगाड़ू है, और ऊपर से फास्ट म्यूटेट करवा पा रहा है, तो हमें तो इसकी जरूरत है ना इनिशियली, जब हमारी मशीनरी बहुत सिंपल है। जैसे जैसे हम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएंगे, हमारी जरूरतें बदलती जाएंगी। तो हमने क्या किया, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल जो था ये था हमारा आरएनए, है ना, आरएनए। तो जब तक आरएनए की जरूरत थी भैया, मेटाबॉलिज्म भी करवा पा रहा था। मेटाबॉलिज्म मतलब एंजाइम के तरीके से काम कर रहा था, राइबोजाइम। ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन भी बना पा रहा था, अडेप्टर की तरह काम कर रहा था। स्प्लाइसिंग यानी आपका स्प्लाइसिंग आप पढ़ेंगे अगले से अगले लेक्चर में ट्रांसक्रिप्शन के दौरान, कि हमारे आरएनए में कुछ ऐसे भी सीक्वेंसेस होते हैं, हमारे डीएनए में कुछ ऐसे भी सीक्वेंसेस होते हैं जो काम के नहीं होते। इनको इंट्रॉन्स कहा जाता है। तो काम के सीक्वेंसेस को रख करके बिना काम के आरएनए को काट के फेंक दिया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्प्लाइसिंग। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स इज कॉल्ड एज स्प्लाइसिंग। तो जब आरएनए बनता है ना, तो इसकी प्रोसेसिंग होती है। जैसे भैया आप समझ लीजिए, घर में कोई खीर बनी है, तो खीर की प्रोसेसिंग करते हो ना। खीर बनी, नॉर्मल खीर बनाई, उसके ऊपर भैया संजीव कपूर बन के, है ना, किशमिश डाल रहे हो, कहीं कुछ लगा रहे हो, कुछ लगा रहे हो। यू डेकोरेट दैट डिश। अगर आपके घर पे कोई मेहमान आ रहा है, तो आप डिश बनने के बाद भी उसकी प्रोसेसिंग करते हो, मास्टर शेफ बन जाते हो, जिससे वो और बेटर हो जाए। सिमिलरली हर जगह ये पोस्ट प्रोसेसिंग काम करती है।
अब आपने आरएनए बना लिया है, उसमें कुछ काम की चीज है, कुछ बिना काम की चीज है, भाई हटा के फेंको बिना काम की चीज को, जिससे आपकी मशीनरी कॉम्प्लेक्स ना हो, ओवर कॉम्प्लिकेटेड ना हो। तो आप स्प्लाइसिंग से इंट्रॉन्स को रिमूव कर देते हो। तो इस स्प्लाइसिंग का जो किस्सा है ये भी आरएनए में ही होता है। तो आरएनए के अराउंड ही स्प्लाइसिंग ही इवॉल्व हुई, आपका आरएनए के अराउंड ही ट्रांसलेशन इवॉल्व हुई, क्योंकि आरएनए से ही प्रोटीन बनता है, आरएनए पे ही राइबोसोम आकर के बैठता है प्रोटीन बनाने के लिए। मेटाबॉलिज्म आरएनए से ही शुरू हुआ, क्योंकि यही राइबोजाइम की तरह बिहेव कर रहा था, है ना। और कैटलिस्ट के तौर पे भी ये काम कर सकता है, जैसा मैंने बताया आपका मेटाबॉलिज्म में ये पॉइंट हो चुका है। और खुद की कॉपी भी बना सकता है, आपका कॉम्प्लीमेंटेरिटी तो इसके अंदर है ही। जब हमारा इवोल्यूशन का काम खत्म हो गया तो हमने चाहा कि अब कोई स्टेबल जेनेटिक मटेरियल हमारे पास आ जाए, तो हमने आरएनए को क्या कर दिया, इवॉल्व कर दिया डीएनए के अंदर। एक दो नाइट्रोजनस बेसिस चेंज किए और इसकी शुगर से 2 प्राइम ओ हमने हटा लिया, ऑक्सीजन हटा लिया, तो ये आपका क्या बन गया, डीएनए बन गया। करेक्ट है। तो अगर आप देखें तो आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। करेक्ट है। यह आपका क्या कर सकता है, यह आपका टीआरएनए की तरह काम कर सकता है, यह आपका एमआरएनए की तरह काम कर सकता है, यह आपका आरआरएनए की तरह काम कर सकता है। करेक्ट है, करेक्ट है सर। टीआरएनए की तरह काम कर सकता है, अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम कर सकता है, ट्रांसलेशन में काम आता है। करेक्ट। एमआरएनए की तरह काम करता है, जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम कर सकता है, जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम करता है। करेक्ट, जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम करता है। डीएनए इज बेटर फॉर स्टोरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन, और ट्रांसमिशन के लिए, ट्रांसमिशन मीडियम के तौर पे कौन काम आता है, आपका एमआरएनए काम आता है। और इसी के अराउंड आपके स्प्लाइसिंग की भी इवोल्यूशन हुई थी। आरआरएनए अगर आप देखो तो ये स्ट्रक्चरल भी होता है, क्योंकि ये राइबोसोमल आरएनए है, तो आपका राइबोसोम भी बना लेगा। एंड इसके अलावा ये कैटेलिटिक भी होता है, ये आपका क्या कर सकता है, राइबोजाइम भी बना सकता है। तो इसके अराउंड मेटाबॉलिज्म भी आपका क्या हुआ था, इवॉल्व हुआ था। सारी चीजें एकदम करेक्ट है, हमको पहले से पता थी, थोड़ा बहुत हमने इनके बारे में लिखा है ना। सिंस आरएनए कैन म्यूटेट फास्टर, since RNA can mutate faster, this was much needed for evolution, but when evolution was done, to an extent, when evolution was done to an extent, RNA was evolved to DNA। आरएनए डीएनए में तब्दील हो गया, चेंज हो गया। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है सर। यह बात हम लोगों ने सीखी अबाउट आरएनए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। नेम द साइंटिस्ट हु प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में किसने बताया, किसका एक्सपेरिमेंट था, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल का, ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का नेचर किन्होंने बताया, एवरी, मैक्लिओड एंड मैककार्टी ने। When Hershey and Chase differentially tagged the DNA and proteins of bacteriophages and allow them to infect bacteria, what did the viruses transfer to bacteria? Radioactive phosphorus and sulfur.
प्रोटीन थोड़ी भेजा था अंदर, रेडियो एक्टिव सल्फर प्रोटीन थोड़ी भेजा था, डीएनए, या आप कह सकते हो डीएनए में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, ये आप लिख सकते हो भैया। तो फॉस्फोरस या आपका डीएनए, ये उत्तर आ जाता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, तो उत्तर हो जाता है आपका 3। इफ द डीएनए ऑफ अ वायरस इज लेबल्ड विद P32 and the protein of virus is labeled as 35 after transduction ट्रांसडक्शन मतलब वायरस डीएनए लेकर के जा रहा है बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया को दे ट्रांसफॉर्मेशन, वायरस बैक्टीरिया को दे, दैट्स ट्रांसडक्शन। तो क्वेश्चन से ऐसी बातें सीखने को भी मिलती हैं, क्योंकि क्वेश्चन है तो सही होगा, है ना। विच मॉलिक्यूल वुड बी प्रेजेंट इनसाइड द बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल के अंदर तो सिर्फ डीएनए जाएगा, प्रोटीन नहीं जाएगा, S35 नहीं जाएगा। करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, गंदी बात कौन सी है। बोथ डीएनए एंड आरएनए आर एबल टू म्यूटेट, हाँ दोनों म्यूटेट कर सकते हैं, डीएनए थोड़ा स्लो म्यूटेट करता है लेकिन म्यूटेट तो दोनों ही कर सकते हैं। ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑल्सो एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ जेनेटिक मटेरियल, बिल्कुल भाई, एस स्ट्रेन को आपने हीट किल किया तब भी डीएनए एक्टिव था, तो स्टेबिलिटी तो बताता है। डीएनए इज केमिकली लेस रिएक्टिव एंड स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल, लेस रिएक्टिव है तो मोर स्टेबल होगा ही। आरएनए इज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया, ऐसा नहीं है दोस्त, है ना। वायरस जो है उसके अंदर, पहली बात तो अगर आप यहां पर ट्रांसडक्शन का एग्जांपल ले रहे हो तो डीएनए वायरस से बैक्टीरिया में आता है, और इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो तो वायरस इज नॉट एन ऑर्गेनिज्म, किससे बैक्टीरिया इवॉल्व हुए हैं, तो बात इनकरेक्ट है ना। सॉरी भाई। द बेसिस ऑफ आरएनए आर द सेम एज दोज ऑफ डीएनए विद एन एक्सेप्शन दैट आरएनए कंटेन्स, आरएनए में क्या है, टी नहीं है, उसकी जगह यू है, तो यूरेसिल इंस्टेड ऑफ थाइमिन, एकदम करेक्ट बात है। हाँ, तो एडेनिन की जगह तो नहीं है, थाइमिन की जगह है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। न्यूक्लिक एसिड किन्होंने डिस्कवर किए थे, फ्रेडरिक मिशर साहब ने, फ्रॉम न्यूक्लियाई ऑफ पस सेल्स, और उसको नाम दिया था न्यूक्लिन। न्यूक्लिक एसिड टर्म फिर किन्होंने दी थी, अल्टमान साहब ने दी थी। विच वन, ओके, व्हाट इज वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आरएनए दैट मेड इट अनस्टेबल एज अ जेनेटिक मटेरियल, इट्स रोल एज अ कैटलिस्ट, हाँ तो कैटलिस्ट है तो अनस्टेबल है ना, लेकिन मेन वजह ये नहीं है, और देखते हैं। इट्स डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, यूजुअली सिंगल स्टैंडर्ड होता है। इट्स रिएक्टिविटी, तो खेल ही खत्म हो गया भाई, बात यही है, रिएक्टिव ज्यादा है तो स्टेबल कम है। इट्स रेजिस्टेंस टू चेंज, भाई ये तो और चेंज होना चाहता है, ये रिएक्टिव है इसीलिए कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट है इसीलिए रिएक्टिव नहीं है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या बनता है यहाँ, 3 बनता है। अरे भाई ये स्टार्ट हो जाती है ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है, अच्छा हुआ लेक्चर खत्म हो गया है, वरना लेना दुश्वार हो जाता। ओके भाई, तो दिस वाज द लेक्चर। अब थोड़ा टेक्निकल चीजों के अंदर घुसेंगे। अब तक जो हुआ सब सही था, नॉर्मल लग रहा था, आगे भी नॉर्मल ही लगेगा, हालांकि पढ़ाएंगे इस तरीके से, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जहां से सवाल बनते हैं और कॉम्प्लिकेटेड सवाल बन सकते हैं। तो यहां पर एनसीईआरटी की रीडिंग ले लीजिएगा, या हमारे जो डायग्राम हम लोगों ने बनाए हैं उनको एक बार देख लीजिएगा, और डीपीपी यहां पर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। करेक्ट है, ये आपका गृह कार्य है, होमवर्क है, और कमेंट सेक्शन में मुझे एक बार अपडेट कर दीजिएगा अपने काम को करने के बाद। अब हम एक एक करके टॉपिक्स को तोड़ेंगे, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, लैक ऑपरॉन, देन उसके बाद ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो अगले 5 लेक्चर में ये सिलेबस कंप्लीट हो रहा होगा आपका, है ना। उसके बाद क्योंकि जो चैप्टर हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, है ना, इकोलॉजी, बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, तो उनमें बहुत टाइम नहीं लगेगा। आप ये मान के चलिए जितना टाइम अकेले मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में लग रहा है, इतना टाइम फिर बचे हुए पूरे सिलेबस में लगेगा। 8-9 लेक्चर में तो बचे हुए चारों के चारों चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे विद ईज, मतलब सारे क्वेश्चन भी बन रहे होंगे, सब कुछ हो रहा होगा, कोई चीज कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही होगी, बट फिर भी उनको इतना ही टाइम रिक्वायर्ड होता है बिकॉज वहां चीजें आसानी से समझ में आती हैं। आप उसको नेचर से लिंक कर सकते हैं, दिस इज इनसाइड योर बॉडी एंड दैट टू एट अ मॉलिक्यूलर लेवल। तो यहां भाई चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं, है नहीं, पढ़ाऊंगा सारी चीजें क्लास में ही याद हो जाएंगी, गारंटी के साथ कह रहा हूं, लेकिन हाँ थोड़ी सी अटेंशन यहां पर आपकी ज्यादा रहती है, बाकी चीजें आप सॉर्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन, आप लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद,
मिलता हूं आपसे कल के सेशन में, जहां पर हम लोग डिस्कशन कर रहे होंगे डीएनए रेप्लिकेशन की, और फिर बढ़ेंगे पूरे के पूरे सेंट्रल डॉगमा में आगे। रेप्लिकेशन के बाद ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड सो ऑन हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और अपने सिलेबस को बहुत प्यारे तरीके से हम लोग कंप्लीट कर रहे होंगे। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।